तो हाय माय डियर फ्रेंड्स, अब मैं लेक्चर सेकंड ला चुका हूँ। ठीक, देखिए लेक्चर सेकंड में क्या है। एक्चुअली मैं इसके पहले जो लेक्चर पढ़ाया था फर्स्ट वाले, उसको आप पूरा अगर कंप्लीट देखते हैं तो लेक्चर सेकंड भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके पहले आपको पहला वाला लेक्चर अच्छे से देखना होगा। ठीक, कोई भी चीज़ करने के लिए सिस्टमेटिकली वे में चलना पड़ता है। ठीक, तो चलिए अब मैंने उसमें क्या किया था कि इसके पहले वाले जो लेक्चर था ना, उसमें मैंने पढ़ाया था कि आपका मैटर क्या होते हैं, मैटर क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, फिर उसके अंदर वॉल्यूम क्या होता है, वेट क्या होता है, मास क्या होता है। इतना एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करा था लेक्चर नंबर फर्स्ट में। अब ये लेक्चर नंबर आपका सेकंड है और उसमें मैंने जब क्लासिफिकेशन किया था ना, तो उसमें बताया था ना कि एक फिजिकल के अकॉर्डिंग होगा, एक केमिकल के अकॉर्डिंग होगा। जो फिजिकल के अकॉर्डिंग बताया था उसमें बताया था सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन वाला। तो इस पांचों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस पांचों को एक्सप्लेन करूंगा उसके पहले सबसे पहला है आपका क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहला है सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले तो मैं सॉलिड स्टेट को एक्सप्लेन करूंगा, इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं सॉलिड स्टेट का, तो एक्चुअली सॉलिड स्टेट में क्या होता है, ध्यान समझिएगा। कोई भी सॉलिड है इस दुनिया का, आप देखते होंगे, ये बताइए सॉलिड है ना, यस। अगर ये सॉलिड है तो ये जैसा शेप इसका होगा वैसा ही होगा। इसका शेप चेंज होगा क्या? अगर मैं इसको अमेरिका में लेके चला जाऊं, इसका शेप चेंज होगा? कभी नहीं होगा। अब ऐसा ही तो रहेगा। लेकिन अगर मैं इसके साथ डिस्टर्ब करूं इसको, तब इसका शेप चेंज होगा। डिस्टर्ब मतलब क्या, इसको तोड़ूं, ममोड़ दूं, ऐसा कुछ कर दूं, तब ना शेप चेंज होगा। ऐसे थोड़ा होगा यार चेंज, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे चेंज होगा क्या? नहीं। यानी इसको मैं कहीं भी लेके चला जाऊं, इसका शेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यानी इसका शेप क्या होगा, फिक्स्ड। यानी इसका जो शेप होगा, शेप साइज जिसको बोलते हैं अपन, वो क्या होगा बताइए, फिक्स्ड होगा, एकदम फिक्स्ड होगा। उसको मैं चेंज करूंगा तो चेंज तो कुछ भी हो जाता है ना चेंज करने पे, राइट ना। तो शेप साइज क्या होगा, इसका फिक्स्ड होगा। अच्छा, अब देखिए इसकी जो वॉल्यूम होगी ना, वॉल्यूम क्या, इसकी जो वॉल्यूम अभी यहाँ पे है, अमेरिका में लेने के बाद इसकी वॉल्यूम चेंज होगी क्या? नहीं। मैं चेंज करूंगा तब होगा, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स होगी। यानी इसकी वॉल्यूम की बात करूं या इसकी शेप की बात करूं, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। अच्छा, अब वॉल्यूम की बात आ गई। इसके पहले वाले लेक्चर में वॉल्यूम खूब अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने, देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए सॉलिड स्टेट में शेप और साइज और वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स। इतना क्लियर हो गया पहला चीज। सेकंड नंबर की बात करता हूँ। जो सॉलिड स्टेट है ना भाई, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके जो एटम्स, एटम मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिससे सब कुछ बना होता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज नॉट, दुनिया का कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है अगर एटम मॉलिक्यूल्स ना हो, राइट। ये बताना चाहता हूँ। यानी हर एक चीज़ एटम मॉलिक्यूल से बना है। एवरीथिंग मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। इस दुनिया का हर एक चीज़ एटम मॉलिक्यूल से बना है। तो ये देखिए ये सॉलिड स्टेट है, राइट। अगर ये सॉलिड स्टेट है, इसकी शेप फिक्स होगी, इसकी वॉल्यूम फिक्स होगी, चाहे मैं कहीं भी लेके जाऊं ऐसा ही रहेगा। चेंज करूंगा तो अलग बात है। इसकी ये दोनों फिक्स होगी। थर्ड नंबर, इसके जो मॉलिक्यूल्स एटम होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बंधे हुए हैं। ठीक, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक, बहुत ज़्यादा इनके बीच में। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल बहुत पास पास हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल क्या है, बहुत पास पास हैं। इनके एटम मॉलिक्यूल बहुत पास पास है, यही कारण है कि ये सॉलिड है, अदरवाइज ये सॉलिड नहीं होता। देखिए ना, ऐसे हैं इनके एटम मॉलिक्यूल्स, एकदम पास पास बधे हुए हैं। तो इनके बीच सुनिए, ये जो एटम मॉलिक्यूल है ना, अगर ये दूर दूर हो जाते हैं, मान लो ऐसे, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस थी, इसको बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतरा आणविक दूरी। अब ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसमें नेग्लेजिबल होगा, जीरो के बराबर होगा। देखिए इसके बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहाँ है, कुछ भी नहीं है, नेग्लेजिबल है ही नहीं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यानी इसमें जीरो होगा। इसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। लेकिन ऐसा होता तो जीरो नहीं होता। अच्छा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जीरो मतलब इनके मॉलिक्यूल एकदम पास पास है, जब डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा, पहला चीज। सेकंड, अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब क्या मालूम चला, इसके मतलब ये मालूम चला कि इनके मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम बट इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लेस, मान लो यार, नेग्लेजिबल मान लो। यस, आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट का, तो जो आपका सॉलिड स्टेट होता है ना, ये एक्चुअली रिजिड बॉडी माना जाता है। क्या माना जाता है, रिजिड बॉडी। बट इन दिस वर्ल्ड 100% रिजिड बॉडी इज नॉट पॉसिबल। इस दुनिया में 100% रिजिड बॉडी है ही नहीं, लेकिन हम सॉलिड को रिजिड बॉडी मान लेते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा होगा ये रिजिड बॉडी क्या होता है, तो सुनिए रिजिड बॉडी क्या होता है। अगर मान लीजिए ये सॉलिड है, बोलिए यस, हाँ है। अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, क्या लगाऊं, फोर्स। फोर्स लगाने के बाद इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हुए, क्या? नहीं। अगर इसके मॉलिक्यूल डिस्प्लेस नहीं होते हैं तो हम इसको बोलेंगे रिजिड बॉडी। यानी रिजिड बॉडी वो सारी चीजें होती हैं जिस पे हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद उसके मॉलिक्यूल डिस्प्लेस ना हो, उसे रिजिड बोलते हैं। अच्छा,
ये डिस्प्लेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स लगाया फिर भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स जो लगा रहा था ना वो स्लो लगा रहा था। अगर मैं हथौड़ा लाऊं और ला करके इसको मारूं खूब फास्ट, बताओ टूट जाएगा ना? इसके मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो जाएंगे ना? हो जाएंगे। अच्छा अब ये हटाओ, एक स्टोन लाओ पत्थर, और पत्थर पे तुम मारो हथौड़े से, जितना इसमें मारे थे उतना उसमें मारो। उस पर पहले मारोगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके मॉलिक्यूल डिस्प्लेस नहीं होंगे। लेकिन हथौड़े से भी बड़ा हथौड़ा लाकर मारो उस पर, तो क्या होगा? उसके जो पार्टिकल्स होंगे क्या होंगे? डिस्प्लेस हो जाएंगे। यानी वो भी रिजिड तो था लेकिन 100% रिजिड नहीं रहा। यानी रिजिडिटी डिपेंड ऑन द फोर्स। यानी जितना ज़्यादा मैं फोर्स लगाते जाऊंगा उतना ज़्यादा उसकी रिजिडिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। मतलब क्या समझे? मतलब ये दुनिया का हर एक सॉलिड, जो भी सॉलिड आप देखते हैं वो सब के सब वो रिजिड बॉडी कही जाती है, बट ज़्यादा फोर्स लगाने पे उनके मॉलिक्यूल डिस्प्लेस हो जाते हैं तो रिजिड 100% नहीं होती हैं। यही मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया का हर एक चीज़ 100% रिजिड नहीं है, हर एक सॉलिड, राइट? तो सॉलिड को हम बोल देते हैं कि ये रिजिड बॉडी है। यानी सॉलिड क्या है? रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, राइट? आप सुनिए, इसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड क्या बोलते हैं? दृढ़ पिंड। कोई पूछे दृढ़ पिंड क्या होता है तो कहोगे ऐसा पिंड, ऐसा वस्तु, सॉलिड ठोस अवस्था जिस पर हम बल लगाते हैं उसके अणु डिस्प्लेस, विस्थापित नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी, राइट? आप सुनिए, इतना आप समझ गए खूब अच्छे से। इसके जस्ट आगे क्या होता है? इसमें पॉइंट लिखा हूं, अ सॉलिड स्टेट रिप्रेजेंट फिक्स साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जस्ट अभी मैंने बताया, क्या बताया? ठोस अवस्था वस्तु के निश्चित आकार और आयतन की घोतक होते हैं। मतलब ये निश्चित आकार आयतन के होते हैं। पहला पॉइंट कंप्लीट। सेकंड, द सॉलिड हैज एबिलिटी टू मेंटेन शेप, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। मैंने कहा ना, अगर किसी सॉलिड पर हम प्रेशर लगाते हैं एक्सटर्नल तो ये कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस कहाँ होगा यार भाई? कंप्रेस थोड़े होगा यार, कंप्रेस नहीं होगा। वही ये बता रहा है कि सॉलिड के पास एक एबिलिटी होती है कि इस पे फोर्स लगाओ तो कंप्रेस, पत्थर को जाके कंप्रेस करो, कंप्रेस हो गया? इट इज इम्पॉसिबल। अब देखो यहाँ पे बाह्य दबाव लगाने पर ठोस में अपना आकार बनाए रखने की क्षमता हो, नगण्य यानी संपीड्यता होती है। समझ गए ना? क्या वही बात है कि अगर इसमें फोर्स लगा रहा हूं तो इसकी जो क्वालिटी होती है क्या होती है? ये संपीड्य नहीं हो सकती, मतलब ये दब नहीं सकती है। यस। अब देखिए, सॉलिड यूजुअली इंक्रीज स्लाइटली इन साइज व्हेन हीटेड, एक्सपेंस। मतलब मान लो सपोज अगर मैं सॉलिड है, कोई ठोस अवस्था है, इसको मैं गर्म करूंगा तो इसकी साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगी स्लाइटली। जैसे क्या होता है कि लोहार की दुकान पे आप जाएंगे तो वहां पे लोहा क्या करते हैं? लोहार लोहा को पिघलाते हैं, पिघलाने के जस्ट बाद उसको पीटते हैं हैमर से, पीटने के बाद एक नया आकार देते हैं। यस, दिस इज राइट। एंड लोहा, आयरन इज अ सॉलिड स्टेट। यस यस, आयरन सॉलिड अवस्था में होता है और फिर भी उसको हम क्या करते हैं? गर्मा करके नहीं, उसको टेम्परेचर देते हैं, यानी उसको हीट करते हैं। और हीट करने के बाद उसको हम क्या करते हैं बताइए? उसको पीटते हैं। हम नहीं, मतलब वो लोहार पीटते हैं और पीटने के बाद क्या करते हैं? उसका नया शेप दे देते हैं। यानी कोई भी सॉलिड है उसको हम हीट करेंगे तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएगा, थोड़ा सा उसके अंदर क्या आ जाएगी? हाइट, लेंथ, ब्रेथ उसकी क्या होगी? इंक्रीज कर जाएगी, एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक ना भाई? यस, याद रखिएगा। ठोस अवस्था वही लिखा हूँ, ठोस को गर्म करने पर थोड़ा सा फैलता है और ठंडा करने पर थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, मतलब संकुचित हो जाता है। जब उसको गर्म करोगे तो फैलेगा, फिर ठंडा करोगे फिर सिकुड़ जाएगा, फिर आगे। यहाँ देखिए, देयर इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर इंटरनल स्पेस आर द लोवेस्ट व्हाइल द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल हाईएस्ट। वही बताया मैंने कहा कि ये जो है इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है? बहुत नेग्लेजिबल होती हैं। इनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसको पकड़ के रखता है, इसको कंबाइन करके रखता है, बांध के रखता है। ठीक, यही ठोस अवस्था है। इसमें आंतरिक आणविक स्थान कम जबकि अणुओं के मध्य आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, जस्ट लाइक वही। ठीक, तो ये था आपका सॉलिड स्टेट। दिस इज अ ऑल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड स्टेट। इसे राइट करिए, इसे लिखिए, फिर नेक्स्ट बता रहा हूँ इसके आगे क्या होता है। ठीक, ओके। अब बात करने वाले हैं लिक्विड स्टेट का। एक्चुअली अभी था सॉलिड स्टेट, अब मैं बात करने जा रहा हूँ लिक्विड स्टेट का। आप लोग सब लोग जानते होंगे कि लिक्विड स्टेट में क्या होता है। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि ये सॉलिड स्टेट से थोड़ा डिफर, नहीं बहुत डिफर है। एक्चुअली लिक्विड स्टेट के जो मॉलिक्यूल अभी बता रहा था ना मैं, वो थोड़ा दूर दूर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के मॉलिक्यूल एकदम बधे होते हैं एक दूसरे से, बट लिक्विड स्टेट के जो होते हैं वो बधे तो होते हैं लेकिन उतना ज़्यादा बधे नहीं होते हैं। उनके बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ होती है और उनके बीच में जो इंट्रा न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो बंधने वाली फोर्स, वो थोड़ा कम होती है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड। सॉलिड के सापेक्ष उनके अंदर फोर्स कम लगता है मॉलिक्यूल के बीच में, जबकि सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो सॉलिड होता है और लिक्विड है।
थोड़ा कम होगा। आप सुनिए, अब यहाँ पे आता है कि जो लिक्विड स्टेट है इसे हम और क्या बोलेंगे, तो लिक्विड स्टेट का दूसरा नाम होता है फ्लूइड। क्या होता है, इसको हम फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड मतलब होता है तरल, यानी जो आपका लिक्विड है, जो भी लिक्विड इस दुनिया का, उन सब के अंदर एक क्वालिटी होती है। कौन सी क्वालिटी? फ्लो, फ्लो करने का, बहने का, तरल का। फ्लो करना मतलब बहना, बहना मतलब तरल। जैसे आप देखे होंगे वाटर को, आप ऐसे वाटर को गिराइए नीचे आएगा ना, यस। अच्छा, सॉलिड को भी नीचे गिराओ तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो सॉलिड भी आता है, वाटर भी आता है। वाटर को अगर आप मान लीजिए एक गिलास पानी लीजिए, उसको फेंकिए तो क्या होगा, वो बहने लगता है, चारों तरफ चला जाता है, जाने लगता है, ठीक है। आप देखे होंगे खेत को इरिगेट करने के लिए, सिंचाई करने के लिए खेत को लोग क्या करते हैं, मेड़ बनाते हैं, उसमें वाटर फ्लो कराते हैं तो जाता है, फिर वहाँ पे बिया उगाते हैं, फिर उसको पटाते हैं फिर जो भी करते हैं, ठीक। उसको इरिगेट करना मतलब इरिगेट करते हैं। इरिगेट करते हैं तो वाटर क्या होता है, फ्लो होता है। आप देखे होंगे बहुत जगह देखे होंगे ऐसा, नदी, तालाब, झीलें, समंदर, बहुत कुछ देखे होंगे, ठीक। एक्चुअली सब क्या होते हैं, वाटर क्या होता है, इसके अंदर फ्लो करने की क्वालिटी होती है, इसलिए इसे लिक्विड बोलते हैं। वाटर हो गया, हनी हो गया, हनी के अंदर भी फ्लो करने की क्वालिटी होती है, बट उसके अंदर विस्कोसिटी फोर्स ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। विस्कोसिटी फोर्स मतलब उनके लेयरों के बीच जो फोर्स होता है ज़्यादा होता है, इसीलिए जो हनी होता है ना, हनी क्या बोलते हैं, मध। मध क्या होता है, जब उसको गिराएंगे तो स्लोली स्लोली गिरेगा, लेकिन वाटर को जब गिराओगे ना, पानी को, तो बहुत फास्ट गिरेगा, क्योंकि उसमें लेयर के बीच का फोर्स कम रहता है और उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप बहुत लिक्विड ऐसे देखे होंगे जो स्लोली स्लोली मूवमेंट करते हैं। लावा, लावा आप देखे होंगे, लावा, लावा, लावा निकलता है, लिक्विड फॉर्म में निकलता है लावा। अकॉर्डिंग टू जियोग्राफी, जब लावा निकलता है बाहर लिक्विड फॉर्म में, तो उसमें थोड़ा गाढ़ापन होती है, यानी वो गाढ़ापन ही क्या कहलाती है, विस्कोसिटी कहलाती है। विस्कस, उसके अंदर फोर्स लगता है, विस्कस फोर्स, तो विस्कोसिटी होती है, ठीक। तो निकलता है, स्लोली स्लोली चलता है। लेकिन वाटर को ऐसे फेंको तो देखो कितना फाट जाता है, देखते हो ना नदी, तालाब से, झीलें से कैसे वाटर गिरता है। आप सुनिए, मैं लिक्विड की बात करता हूँ। लिक्विड इज अ फ्लूइड। लिक्विड एक तरह का फ्लूइड है, यानी तरल पदार्थ है। सबसे पहला चीज़ बात करते हैं, देखिए अगर मैं कहूँ लिक्विड की वॉल्यूम, क्या लिक्विड का शेप फिक्स होगा? लिक्विड का शेप फिक्स नहीं हो सकता, ये वेरिएबल होगा। जिस बर्तन में रखेंगे आप लिक्विड को, उस बर्तन का आकार ले लेगा, इसीलिए लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होगा, उसका आकार फिक्स्ड नहीं होगा। क्या लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होगा? लिक्विड की वॉल्यूम की बात करता हूँ। लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स्ड होगी, क्या होगी, फिक्स्ड होगी, बट एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर तक। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेम्परेचर, कभी कभी 27 भी लोग लेते हैं, लेकिन एक्चुअली 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ये रूम टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर इस पर मैं लिक्विड ले रहा हूँ, और लिक्विड को मैं लेने के बाद जिसमें जहाँ भी रखूँगा, जिस बर्तन में, तो उसका तो आकार ले लेगा, लेकिन जितना लिक्विड लूँगा उतना ही लिक्विड रहेगा, ठीक है। उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी, यानी लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगी एट सर्टेन टेम्परेचर, बट लिक्विड का जो शेप है वो चेंज होता रहेगा प्लेस टू प्लेस, डिपेंड करेगा किस बर्तन में रख रहे हैं, ठीक। पहला चीज़। सेकंड, लिक्विड के मैंने क्या बोला, वॉल्यूम फिक्स, किस पर, टेम्परेचर पर। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं तो उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं रहेगी। आप देख लीजिएगा, लिक्विड लीजिएगा, उसके टेम्परेचर बढ़ाइएगा, जितना वो कवर किया रहेगा उतना कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर बन के वापस ऊपर चला जाएगा। तो जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, और तो कहाँ उसकी वॉल्यूम सेम रही, डिफरेंट हो गई ना। यानी टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम क्या होगी, चेंज होगी, यानी वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, राइट। तो याद रखिएगा, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है, अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो फिक्स नहीं रहेगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पॉइंट लिखा हुआ मैं, उसको समझ लीजिए। अच्छा, इसके पहले बताया था इंटरन्यूक्लियर फोर्स इनमें क्या होती है, कम होती है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड। देखिए, एट अ गिवन टेम्परेचर लिक्विड हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड विल टेक अप इन शेप ऑफ द कंटेनर इनटू विच इट इज पोर्ड। लिखा है किसी निश्चित तापमान पर द्रव की निश्चित आयतन होता है और यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें इसको उड़ेला जाए, मतलब जिसमें इसको रखा जाता है उसी बर्तन का ये शेप आकार ले लेता है, जो भी बताया। नेक्स्ट, द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ एंड डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द फ्लूइड। देखिए फ्लूइड आ गया ना, फ्लूइड अभी बताया मैंने। फ्लूइड आर लोअर देन इन द सॉलिड बट हायर देन ऑफ गैस। एग्जाम्पल, मिल्क हो गया, वाटर हो गया। मैंने कहा ना कि अभी वाटर ले लो, मिल्क ले लो, हनी ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब इस तरह का लिक्विड, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, कम होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड। उसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड। किसके, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस सॉलिड से ज़्यादा होगा। आप सुनिए, लाइक अ सॉलिड ऑफ अ लिक्विड वॉल्यूम इज स्लाइटली अफेक्टेड चेंज इन टेम्परेचर। अभी मैंने कहा ना, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, स्लाइटली चेंज होएगा ही।
और फिर ये हिंदी में लिखा है, द्रव के अणुओं के आकर्षण बल और घनत्व ठोस की तुलना में कम जबकि गैस की तुलना में ज़्यादा होती है। अभी समझा दिया। ठोस की भांति द्रव का आयतन भी तापमान में बदलने के साथ कुछ हद तक प्रभावित होता है। कहा ना, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, राइट। इतना लिखिए। फिर अभी यहाँ पे देखिए लिखा है इट इज ए फ्लूइड, यह एक तरल पदार्थ है, राइट। फिर आगे नेक्स्ट बता रहा हूँ। चलो डियर फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ क्या, अभी मैं बात कर रहा था सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, और आई होप कि आप पूरा क्लियर समझ चुके होंगे। लेकिन अब इसके आगे मैं चलता हूँ। एक्चुअली लिक्विड स्टेट जो पढ़ा रहा था ना, इसमें एक वर्ड मैं ले रहा हूँ वाटर, और यहाँ से कंपटीशंस में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्रिएट्स होते हैं, और अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिए कि पॉइंट ठीक ना क्लियर कर दूंगा मैं पूरा। देखिए सबसे पहले लिक्विड स्टेट में मैं वाटर को ले रहा हूँ। अगर मैं वाटर की बात करूँ, इसको जल बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। आप सुनिए, अगर मैं इनकी बात करूं, इनके अंदर जो कंपटीशन पूछता है वो कहाँ से पूछता है, तो एक्चुअली डीपली नॉलेज आपको आना चाहिए। पूछता क्या है, देखिए अभी मैंने इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया था, वॉल्यूम पढ़ाया था, डेंसिटी पढ़ाया था, वॉल्यूम बताया था ना। और मैंने ये बताया था वॉल्यूम मतलब होता है कितना जगह घेर रहा है, उसको हमने बताया था वॉल्यूम बोलते हैं। और डेंसिटी बताया था पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ये आपका डेंसिटी था, राइट। अब देखिए वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करूं, अभी मैंने कहा था जब लिक्विड पढ़ाया था कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम चेंज होगा, ऐसा मैंने बोला था। जबकि अगर मैं किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर मैं किसी लिक्विड को रखता हूं तो उसकी वॉल्यूम फिक्स होगी, बट अगर मैं उस टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज मतलब इंक्रीज कर रहा हूं तो उसकी क्या होगी, चेंज कर रहा हूं तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा, ऐसा। अब देखिए इसी को बताने जा रहा हूँ मैं, ग्राफ बनाने जा रहा हूँ कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में ग्राफ क्या होगा। तो देखिए ये पूरा वाई एक्सिस आपको क्या बता रहा है, वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पे क्या लिया हूँ, टेम्परेचर। एक्चुअली होता क्या है कि जो वॉल्यूम होता है किसका, वाटर का, वाटर को मैं वाटर ले लिया, कुछ वॉल्यूम का ले लिया और उसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब मैं वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो उसकी जो वॉल्यूम होगी डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज। अब मैं बढ़ा कहाँ से रहा हूँ, 0 डिग्री से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यानी 4 डिग्री तक मैंने टेम्परेचर बढ़ाया। जब मैं बढ़ाते गया 1 2 3 4, जैसे 4 डिग्री आया वॉल्यूम यहाँ से डिक्रीज होते हुए यहाँ तक आ गया। अब जब इसके बाद में टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम अब घटा नहीं, अब वॉल्यूम बढ़ने लगा। वाह क्या बात है, यानी केवल 4 डिग्री तक ही वॉल्यूम क्या था उसका, घटा, लेकिन 4 डिग्री के बाद उसकी वॉल्यूम बढ़ने लगी। अब एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि वाई, क्यों 4 डिग्री तक ही क्यों घटा और इसके बाद क्यों बढ़ने लगा। तो सुनिए, जो ये वाटर होता है ना, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होती है, HOH, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर है आपका वाटर का, ये लोन पेयर होते हैं। जब इसको आप गर्म कर रहे होंगे ना तो सबसे पहले इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ये दोनों बॉन्ड क्या हो रहे होंगे, ब्रेक हो रहे होंगे। और जब इनके बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे ना तो टेम्परेचर वो ले रहा होगा अपने अंदर, ठीक। तो इसीलिए वॉल्यूम उसकी क्या हो रही होगी, घट रही होगी। लेकिन जैसे ये ब्रेक हो जाएंगे तो ये मूव करने लगेंगे फास्ट, और इनके अंदर आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण अब इनकी वॉल्यूम अब कांस्टेंट नहीं रहेगी, अब बढ़ेगी, ठीक। मतलब इनकी वॉल्यूम यहाँ तक रहेगी, फिर इसके बाद बढ़ना स्टार्ट कर देगी, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ तक क्यों होता है 4 डिग्री तक, क्योंकि मैंने बढ़ाया तो वाटर के मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूल थे उनके बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुए, फिर काइनेटिक एनर्जी फिर इंक्रीज कर गया। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी प्योर वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर की वॉल्यूम सबसे कम होती है। कोई पूछे कि प्योर वाटर, शुद्ध जल का वॉल्यूम सबसे कम कितने डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या बोलेंगे, 4 डिग्री। फिर बोल रहा हूँ प्योर वाटर का वॉल्यूम सबसे कम कितने डिग्री सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपटीशन, आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली अभी दिस इज अ वॉल्यूम था, अब मैं बात करता हूँ डेंसिटी का। एक्चुअली दिस इज अ कर्व ऑफ डेंसिटी एंड टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, ये डेंसिटी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि टेम्परेचर को मैंने क्या किया, बढ़ाया 0 से 4 तक, जब मैं 0 से 4 तक बढ़ाया था तो वॉल्यूम तो कम हो गया था लेकिन डेंसिटी बढ़ गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इस रिलेशन को देखिए, मान लीजिए वाटर में लिया था 1 लीटर, और 1 लीटर एग्जाम्पल दे रहा हूँ यार, 1 लीटर लिया था तो मास तो कांस्टेंट रख दिया था, मास को तो यार घटाऊंगा नहीं ना, मास तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बट वॉल्यूम चेंज हो रहा था, देखो चेंज हो रहा था।
तो जब वॉल्यूम चेंज हो रहा था तो कम हो रहा था वॉल्यूम। तो जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो सिंपल फंडा है डेंसिटी बढ़ेगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देख रहे हैं ना। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना तो एक बढ़ाने पे एक घटता है और एक घटाने पे एक बढ़ता है। मतलब एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरे को घटाएंगे तो पहला बढ़ेगा। यानी जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना वॉल्यूम कम हो रहा है तो यहाँ पे डेंसिटी सिंपल फंडा बढ़ेगी। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर प्योर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना डिग्री सेल्सियस पे? 4। और कितने डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम सबसे कम होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। राइट इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। एंड देखो लिखा हूँ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मिनिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस। राइट एंड देन नेक्स्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बात करने जा रहा हूँ गैस का। एक्चुअली अभी इसके पहले क्या था? लिक्विड था। वाटर के बारे में बता दिया, लिक्विड के बारे में बता दिया, सॉलिड बता दिया। अब मैं बात करूँगा गैस। एक्चुअली गैस की बात करता हूँ। अब गैस में क्या होता है सुनिए। आपको पता है गैस का शेप फिक्स नहीं होता, गैस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। जहाँ पर रखेंगे उसका वॉल्यूम ले लेगा, जहाँ रखेंगे उस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, उस शेप में। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर मैं सेंट लाऊं और यहाँ पे छोड़ दूँ तो जब सेंट यहाँ पे स्प्रे करूँगा तो क्या होगा? पूरे कमरे महकने लगेगा, महकने लगेगा, महकेगा ना, 100% महकेगा। यानी पूरे कमरे में फैल गया, पूरे कमरे में डिफ्यूज हो गया ना। यानी उनके डिफ्यूजन उनके पास ज़्यादा होता है, यानी मॉलिक्यूल एक्सपेंड करते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। और जब मॉलिक्यूल चारों तरफ एक्सपेंड करके फैल जाएंगे, यानी जिसके अंदर डिफ्यूजन होगा, यानी उनके मॉलिक्यूल का बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा। यानी गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर जाने लगते हैं, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, बट इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी गैस के अंदर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, अंतरा आणविक दूरी बहुत ज़्यादा होता है, जबकि इंटर न्यूक्लियर फोर्स वो क्या होता है? बहुत कम हो जाता है। भाई जब दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा ना, और जब बहुत दूर चले जाओगे तो फोर्स एकदम कम हो जाएगा। फिर जब देखोगे ही नहीं तो फोर्स एकदम नहीं होगा, यू नो। देखो कोई भी सॉलिड, कोई भी गैस है इस दुनिया का, उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रेंडमली मूव करते हैं, और रेंडमली मूव करने को बोलते हैं जिगजैग मोशन। और इसी जिगजैग मोशन को हम क्या नाम देते हैं? ब्राउनियन मोशन। राइट, आप पढ़े होंगे 9th क्लास में ब्राउनियन मोशन के बारे में, कि मॉलिक्यूल्स होंगे जिगजैग करेंगे तो इसको हम बोलेंगे ब्राउनियन मोशन। जैसे आप देखेंगे कमरे में कभी सोए होंगे तो लाइट ऊपर से, मान लीजिए सपोज कहीं होल है, वहाँ से लाइट रेज आ रही होगी, और फिर उसमें कण पार्टिकल्स, धूल के पार्टिकल्स उसमें मूव कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन कर रहे होंगे। उस मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं? ब्राउनियन। यानी गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं मूव करते रहते हैं, उस मोशन को ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, और इनकी एक क्वालिटी है। और गैस बहुत दूर दूर भागते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? बहुत कम होता है, और इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाती है। यस, राइट। अब सुनिए, ये जो गैस है ना भाई, इसी गैस को दूसरा नाम हम देते हैं, वो दूसरा नाम है फ्लूइड। अभी मैं जब लिक्विड पढ़ा रहा था ना तो मैंने कहा था लिक्विड इज अ फ्लूइड, लिक्विड आपका फ्लूइड है। लेकिन मैं अब गैस पढ़ा रहा हूँ ना, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि गैस इज अ फ्लूइड, यानी गैस फ्लूइड है और लिक्विड भी फ्लूइड है। क्यों? क्योंकि इसके पास भी बहने की क्वालिटी है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हवाएं बह रही हैं, हवा बह रही है, हवाएं चल रही हैं, ऐसा बोलते हैं ना भाई। तो हवा क्या है? गैस। और गैस क्या कर रही है? चल रही है। यानी गैस इज क्या? फ्लूइड। यानी गैस भी एक फ्लूइड है, यानी लिक्विड भी फ्लूइड है, गैस भी फ्लूइड है। राइट, यस। अब सुनिए, इसमें सब वही लिखा हूँ। इसके पहले मैंने जब लिक्विड पढ़ाया था ना तो मैंने बताया था कि लिक्विड की वॉल्यूम क्या होगी? फिक्स। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिक्स नहीं होगी, लेकिन उसका शेप ऑफ क्या होगा? अलग, डिफरेंट। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड की, गैस की। अब गैस में क्या होगा कि इसकी शेप और वॉल्यूम सब अनफिक्स्ड होगा, पता ही नहीं कितना होगा, कुछ पता नहीं। क्या मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत तेजी से मूवमेंट करने लगेंगे, यानी ब्राउनियन मोशन, मूवमेंट बढ़ जाएगा, ब्राउनियन गति बढ़ेगा 100%, और स्लाइटली चेंजेस आएगी इसमें वॉल्यूम। इसमें देखिए लिखा है अ गिवन टेम्परेचर गैस हैज़ नीदर अ डेफिनिट शेप नॉट डेफिनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसके टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो इसके जो वॉल्यूम होगी और शेप होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा, पता नहीं कितना होगा। आगे देखिए, गैसेस हैव मोर डिफरेंशियल मॉलिक्यूलर स्पेस। सिंपल फंडा है, गैस के बीच के मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस पार्टिकल्स इज नेग्लेजिबल एंड दे एक्सेलरेट रैंडमली।
जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन। एग्जाम्पल मैंने बताया कि गैस जो होते हैं इनके मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और इनके बीच का फोर्स नेग्लेजिबल मान लिया जाता है, क्योंकि बहुत दूर चला गया तो नेग्लेजिबल। फिर अनलाइक दोज ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड, द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस आर द अफेक्टेड हाईली बाय द टेम्परेचर चेंजेस। टेम्परेचर करने पे ये भी चेंज होता है, टेम्परेचर करने पे गैस के भी वॉल्यूम चेंज होते हैं जिस तरह लिक्विड का। इसमें देखिए गैस दिए गए तापमान पर गैस का ना तो कोई निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। इसको राइट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। एक्चुअली इसमें सब लिखा हुआ है। गैस में अधिक अंतराण्विक स्थान उच्च संपीड्य होती है और गैस कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है और वे आयनित रूप से गति करते रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, आर्गन एक्सेट्रा। राइट, तो आप समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ समझ चुके होंगे, और इसको आप राइट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। हाय एवरीवन, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट की। अब नेक्स्ट में क्या है, आप लोग फ्रेंड्स पता होगा कि इसके पहले अब जो मैं पढ़ाया लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें से क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, एग्जैक्टली यहाँ से पूछेगा, और जो वाटर वाला बताया वहाँ से पूछेगा। अब यहाँ से क्या पूछ देगा, कहेगा अंतरा आणविक दूरी क्रम, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का ऑर्डर बताओ। अब सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में, कहा ना बहुत दूर दूर हो जाएंगे। फिर किस में होगा, लिक्विड, फिर ठोस, सिंपल। अच्छा, अंतराण्विक बल, इंटर न्यूक्लियर फोर्स, ऑर्डर सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड, पास होंगे। फिर लिक्विड, फिर गैस। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके बाद नेक्स्ट कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सेकंड लेक्चर था, इसको पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं सेकंड कल में वीडियो बना कर दूंगा। ओके राइट, मैं पूरा केमिस्ट्री बनाऊंगा वीडियो।